उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है। डीपीआईएस के इस मंच पर आज आप एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में जानेंगे जो आपका है अपर निजी सचिव एपीएस। मित्रों, पूरी क्लास को देखिएगा, पूरी रणनीति समझिएगा और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन की शानदार सेवा के बारे में आज जानिएगा। क्या होती है ये शानदार सेवा, क्यों आप इस सेवा के लिए आप आवेदन क्यों करें, क्या आप एक निर्धारित समय सीमा के भीतर आप अगर अब तक टाइपिंग नहीं किए हैं, अगर आपको अब तक आशुलिपिक का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है तो क्या इस अपॉर्चुनिटी को आप भी ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ना आशुलिपिक सीखा है और ना टंकण सीखा है, ठीक है, वे भी इस सेवा के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या भविष्य होगा, क्या वे भी इस सेवा को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कहां बैठता है अपर निजी सचिव, किसका सबसे खास होता है निजी सचिव, आपके मंत्री का सबसे खास होता है कि आपके प्रमुख सचिव का सबसे खास होता है कि आपके मुख्य सचिव का सबसे खास होता है, किसका सबसे खास होता है। या फिर अगर लोक सेवा आयोग में है तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सबसे खास कौन होता है, क्या यही अपर निजी सचिव होता है। अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है तो क्या यही अपर निजी सचिव वहां पर भी मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू के उनका भी सबसे खास यही होता है। हाँ, तो क्यों और कैसे, इसको जानने के लिए इस पूरी क्लास को देखिए, पूरी रणनीति को समझिए और अगर आप भी स्वयं अभ्यर्थी हैं तो अपनी 100% सफलता का मार्ग तय कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। मित्रों, 10 साल के बाद आपको 1 दशक के बाद इस सेवा में चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इस चयन के अवसर को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए और इस पर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए और गाड़ दीजिए अपना एक झंडा। आइए कैसे, इसके बारे में जानते हैं, पूरी रणनीति समझते हैं। इस पूरी रणनीति के बारे में जान करके आपको लगेगा कि हाँ, कैसे आप इस लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आप क्रैक करें। आते हैं आज इन सभी पर जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बहुत ही शानदार नौकरी होती है, बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। वो शानदार पोस्ट है जिस पर आप सभी को जानने की एक इच्छा होती है, वहां पर पहुंचने की एक इच्छा होती है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं, बड़े अधिकारी से, सचिव से मिलने जाते हैं, मंत्री जी से मिलने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले ही बोर्ड लगा होता है अपर निजी सचिव का। ये निजी सचिव जो होते हैं ना, जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटेरिएट से उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी अधिकारियों को, सभी प्रमुख सचिवों को, सभी मुख्य सचिवों को, सभी एसीएस को, अपर मुख्य सचिवों, सबको उपलब्ध कराए जाते हैं। बड़ी शानदार पोस्ट है, बड़ी चार्मफुल पोस्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन की पोस्ट है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पोस्ट है। मतलब अगर आप ये सुन रहे होंगे तो आपके मुंह पर लालच आ रही होती और जीभ से राल टपक रही होगी इस पोस्ट के लिए। अब इतनी अच्छी तो है ही, क्यों अच्छी है, क्योंकि आपको कहां बैठना होता है, आपको कहां काम करना होता है, क्या काम करना होता है, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आते हैं इन सभी पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं ये उत्तर प्रदेश शासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो शानदार पद है ना, ये 1 दशक के बाद फिर से आया है और इसके पूर्व का जो चयन था वो बड़ा विवादित था। उस पूर्व चयन में आपके सीबीआई से लेकर और सभी लोग उसमें शामिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसका हश्र रहा है फिलहाल। आइए देखिए, यह है अपर निजी सचिव, जिसको आप शानदार तरीके से संक्षिप्त रूप में एपीएस कहते हैं। मतलब जो अभ्यर्थी है ना, वो एपीएस कहते हैं। इसकी तैयारी करते करते बहुत से लोग ओवरेज हो गए, उनकी उम्र बीत गई, अब वो स्वयं इसका ज्ञान दे रहे हैं, मतलब टंकण सिखा रहे हैं, मतलब वो आशुलिपिक सिखा रहे हैं। तो ये विडंबना है, ये शासन की नीतियों की विडंबना है। इस विडंबना से नुकसान किसका हो रहा है, हमारे छात्र भाइयों का हो रहा है, हमारे छात्र अभ्यर्थियों का हो रहा है। जो उनके जो बड़े बड़े सपने थे कि अपर निजी सचिव, इतना उन्होंने निवेश किया था अपने ऊपर, वो निवेश उनका व्यर्थ हो गया है, क्योंकि इतने दिनों से पोस्ट ही नहीं आई है और उनकी तैयारी काफी कुछ प्रभावित हो गई है।
फिलहाल वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर हुए होंगे, लेकिन इस शानदार पोस्ट के लिए उनका सपना अधूरा रह गया है। फिलहाल अब ये सपना वो पूरा करवाएंगे अपने अन्य अभ्यर्थियों के लिए। तो आते हैं, देखते हैं। आखिरकार सरकार ने जारी कर दिया है, शासन द्वारा इसके जो विवाद थे वो विवाद दूर कर दिए गए हैं, और इस सेवा में आवेदन आज से ही प्रारंभ हो चुका है। आवेदन की तिथि 19 सितंबर रही है और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी 19 अक्टूबर है। तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना OTR वगैरह मेंटेन करके और इसको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कौन कौन फॉर्म फिलअप करें। इसमें 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं, 2 प्रकार के कैंडिडेट हैं। अभी आपने देखा कि लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में कितने फॉर्म डिफॉल्ट हो गए थे, कितने लोग डिफॉल्ट होकर के बाहर हो गए। तो ऐसे लोग भी फॉर्म भर देते हैं जिनको इसके बारे में ABCD की जानकारी नहीं है, लेकिन वो फॉर्म भरते समय चूकते नहीं है, मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग बिना मेहनत किए हुए भी परीक्षा में बैठ भी जाते हैं, और किसी कारण से अगर उनका तुक्का लग गया तो वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं। मतलब सीटें बर्बाद करने के लिए वो पर्याप्त होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बैठ रहे हैं, इस सेवा के लिए ताना बाना बुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानिए इस सेवा के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको सामान्य ज्ञान का ज्ञान है ही, आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही, लेकिन आपको 2 और चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वो टंकण का ज्ञान और आशलिपिक का ज्ञान। टंकण और आशलिपिक दोनों का ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस दोनों के ज्ञान होने से आपको इसमें सफल होने की जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मित्रों, अगर ये सारी चीजें हैं और अगर नहीं है, और अगर आप में क्षमता है कि आप प्रत्येक दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की मेहनत करेंगे और मेहनत करके आप टंकण सीख लेंगे, आप आशलिपिक सीखेंगे, तो भी कोई दूर नहीं है समय। आप चाहें तो ऐसा करके भी क्या कर सकते हैं, आप इस परीक्षा में भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और अपनी सफलता को भी आप इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपके लिए वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमर कस लेना होगा। आपको ये तय कर लेना होगा कि नहीं, हम इसके लिए अब नियमित रूप से 4 घंटे 5 घंटे का समय टंकण पर देंगे और आशलिपिक पर देंगे। एक समय निर्धारित कर लीजिए, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्ग कठिन है, सब कुछ सरल है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, सरल है। सरल चीजों को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आप जाते हैं इस पोस्ट पर, तो आपका चयन कहां होगा। आपका चयन कहां होगा, आपका चयन उत्तर प्रदेश सरकार में 3 महत्वपूर्ण संस्थानों में होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार संस्थान है, उत्तर प्रदेश का सबसे चार्मफुल स्थान है, जहां पर तो सबसे पहले तो आपका जो चयन होगा वो कहां होगा, आपका चयन होगा उत्तर प्रदेश सचिवालय में। हर व्यक्ति का सपना होता है सचिवालय में पहुंचना, और सचिवालय में आप जानते हैं सचिव, थोड़ा सा पहले अंतर समझ लीजिए। सचिव जो होते हैं वो IAS होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रमोटेड होते हैं चाहे डायरेक्ट होते हैं। और सचिव जो होते हैं वो उसमें प्रमुख सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं और अपर मुख्य सचिव होते हैं, नई पोस्ट है। वो सब सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त सचिव होते हैं, विशेष सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, RO होते हैं, समीक्षा अधिकारी, इनको आप कहते हैं RO AO, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सब होते हैं। ठीक है, इनका सबका अपना कक्ष होता है, लेकिन एक होता है निजी सचिव का कक्ष होता है, अपर निजी सचिव, निजी सचिव ये होते हैं। ये सचिवालय में प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, इनके सबके अपने अपने क्या होते हैं, निजी सचिव होते हैं। सबके अपने अपने अपर निजी सचिव होते हैं, निजी सचिव होते हैं। यानी आप अपॉइंटमेंट होने के साथ ही
आप अगर सचिवालय में अपॉइंट होते हैं तो आप सीधे सचिवों के साथ रहना शुरू कर देंगे, या फिर जब आप मंत्री जी जो होते हैं, मंत्री जी को भी क्या मिलते हैं, अपर सचिव, निजी सचिव मिलते हैं, उनको भी पर्सनल सेक्रेटरी मिलते हैं, ठीक है। तो पर्सनल सेक्रेटरी उनको भी मिलते हैं, तो अपर निजी सचिव, और किसी भी रूप में अगर थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेज है तो फिर तो आपके पास शानदार चीजें हैं ही। तो इसकी शानदार जो नियुक्ति होती है सबसे पहली, वो सबसे बेहतरीन जो होती है वो होती है कहाँ, अपर निजी सचिव सचिवालय के लिए। उत्तर प्रदेश सचिवालय में आप कल्याण भवन, बापू भवन, इन सारे भवनों में, जवाहर भवन, सारे भवनों में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बापू भवन में पहुंच गए तो इन सभी में आपको अपर निजी सचिव के रूप में होना होगा, ठीक है। अब इसके लिए योग्यता क्या है, अर्हता क्या है, वही अर्हता तीनों के लिए है। क्या है अर्हता, अगर आप देखें तो इनके लिए जो अर्हता है, इनके लिए जो योग्यता है, उस योग्यता का मापदंड क्या है, उस योग्यता का मापदंड है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किए हो, यानी आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, जो भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालयी शिक्षा के आधार पर आप किए हुए हो, ठीक है। तो आप कुछ भी बीटेक हो तो भी चलेगा। इसके बाद फिर ये तो पहला हो गया, दूसरा होगा आपका हिंदी आशुलेपन और न्यूनतम 80 शब्द। इसके लिए आपको रियाज करना होता है, आपको मेहनत करना होता है, और आप बहुत से लोग इसमें अपना जीवन खपा चुके हैं, अर्थात बहुत दिन से इसकी आशाएं लिए हुए मेहनत कर रहे हैं। तो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो हिंदी टंकण आपको आना चाहिए और आपको हिंदी आशुलेपन आना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलेपन अगर आ रहा है इसमें आपको वरीयता मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हिंदी में टाइपिंग आती हो और अंग्रेजी में भी टाइपिंग आती हो, तो आपके लिए सोने में सुहागा रहेगा। हिंदी टाइपिंग का ज्ञान हो और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान हो, ठीक है। हिंदी में आप जो है आशुलेखन जानते हो और साथ ही साथ आप अंग्रेजी में भी जानते हो, ठीक है। तो दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। हालांकि योग्यता यही है कि आपका हिंदी में, लेकिन अगर अंग्रेजी में रहेगी तो आपको विशेष वरीयता मिल जाएगी, लेकिन हिंदी में ही आपके लिए एक सामान्य होता है, ठीक है। तीसरा है कि आपको कंप्यूटर में का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान सबसे न्यूनतम 3 महीने का ज्ञान मांगा जाता है। ये क्या है आपका, नीलेट से आपका CCC यानी CCC किए हुए हो, ठीक है। सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी सरकारी संस्थान नीलेट से या तो आप CCC किए हो या CCC के समकक्ष सरकार ने निर्धारित कर दिया समकक्ष डिग्रियां क्या क्या है। तो CCC के समकक्ष अगर कोई डिग्री, अगर आपने कंप्यूटर की कोई डिप्लोमा आपने लिया है, कोई डिग्री आपने लिया है, ठीक है, तो उसको भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। यानी CCC हो या फिर CCC के समकक्ष डिग्री अगर आपने किसी भी कंप्यूटर संस्थान से लिया है तो आप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास CCC नहीं है और अगर आपके पास किसी भी संस्था से ऐसा कंप्यूटर डिग्री है जो CCC यानी 3 महीने की जो कंप्यूटर डिग्री होती है वो उसके समकक्ष हो, यानी उससे अधिक भी हो या उसके समकक्ष हो तो भी चलेगी। अगर आपने इंटरमीडिएट में, आपने BSc में अगर आपने कंप्यूटर के साथ कोई एक कोर्स, एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो वो भी चलेगा, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो ये है आपके लिए अपर निजी सचिव। ये कहाँ का हो गया, सचिवालय का हो गया। अगर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको अधिमानी योग्यता मिल जाएगी। तो ये डिग्री लेकर के आप क्या कर सकते हैं, अपर निजी सचिव बन सकते हैं। आपके पास अभी पर्याप्त समय है। आज से अगर आप फॉर्म भर लिए हो, 20 सितंबर से अगर आप फॉर्म लिए हो तो 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर और जनवरी मान करके चलिए। अभी इसकी कोई परीक्षा की तिथि नहीं है, तो क्योंकि अभी तो 20 अक्टूबर तो फॉर्म ही भरा जाएगा, कम से कम 1 महीने के बाद ही इसका एग्जाम होगा। मान करके चलिए 1 महीने के बाद अगर इसका एग्जाम होता है तो भी आपको पर्याप्त समय, आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, आप पूरी तैयारी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है, नहीं तो उसके बाद भी आपको बाद में भी समय मिलेगा, उसके लिए भी आपको जब द्वितीय परीक्षा आप जब देंगे तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपके पास टंकण का ज्ञान थोड़ा बहुत है, आशुलिपि का थोड़ा बहुत ज्ञान है, या आपकी उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप तैयार हो जाइए
इस फॉर्म को भरने के लिए। शानदार सेवा के लिए तैयार हो जाइए और 100% अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में और इसके हमारे स्पेशल बैच में शामिल हो जाए, क्योंकि स्पेशल बैच इसका शुरू हो रहा है आपका 25 तारीख से इसका स्पेशल बैच शुरू हो रहा है और इस स्पेशल बैच में 100% आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा, जहां पर टेस्ट सीरीज भी रहेगी और पूरा आपका कोर्स भी चलेगा। इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो ये तो हो गया आपका सचिवालय की शानदार सेवा के लिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी अपर निजी सचिव होते हैं। अगर आप लोक सेवा आयोग में गए होंगे अगर आपके, तो आप जानते हैं बिल्कुल आयोग में इनकी एक अलग ही पहचान होती है, अलग इनका पूरा अपना ऑफिस होता है और सचिव जो होते हैं या जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको सबको क्या मिले होते हैं, सबको निजी सचिव मिले होते हैं, सबको पर्सनल सेक्रेटरी मिले होते हैं, क्योंकि यही तो कहते हैं जो कुछ वो निर्णय लेंगे, जो कुछ आदेश देंगे, जो कुछ होगा ये सब क्या करेंगे, अपना टंकित करेंगे या फिर आश्लेखन करेंगे और उसी को फिर इन्हें आगे उतारना होगा। इसलिए उनको सब कोई मिले हुए होते हैं। तो शानदार सेवा है आपको लोक सेवा आयोग में भी। आप इस शानदार सेवा के साथ प्रवेश करके और अपने एक अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, एक गोल्डन कैरियर को आप वहां सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। आपके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी कहां पर है, आपको लोक सेवा आयोग में है, अपर निजी सचिव लोक सेवा आयोग, शानदार पोस्ट है। यहां पर भी आपका वही मानक है जो मानक आपका वहां था। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट। अब शानदार तीसरी सेवा के लिए हम आते हैं। तीसरी सेवा कहाँ की है, ये तीसरी सेवा आपके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए है। इसके लिए भी ये आपकी शानदार सेवा है। आते हैं देखते हैं उसमें क्या है। अपर निजी सचिव बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई रहता है। यहां पर भी वही है, सेम डिग्री यहां पर भी दी गई है। इसके लिए आप यहां पर भी देख सकते हैं, यानी अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो इन तीनों में आपको प्रवेश करने का शानदार अवसर प्राप्त हो जाएगा। आपको आपके चयन होने का एक शानदार अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर भी आपको उसी मानक के साथ आप यहां पर भी प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने अभी जो आपको बताया था, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अंग्रेजी आश्लेखन और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। इसलिए आपको दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हताओं में अगर आप आते हैं तो आप जानते हैं प्रादेशिक सेना में छूट हो रहा है। तो ये है मित्रों, ये आपके अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद वाले हो गए। ठीक है, इन 3 पदों के लिए, इन 3 विभागों के लिए, इन 3 सेवाओं के लिए आप इस पद के अभ्यर्थी हो सकते हैं। अगर आप में जुनून है, अगर आप में सफल होने का एक लक्ष्य आपने तय कर लिया है, तो आप बिल्कुल इस सफलता से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है। लेकिन उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको जोड़ना होगा, आपको जट जाना होगा आज से और अभी से। ये है आपके लिए शानदार। अब देखिए इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम देखिए कितना शानदार तरीके से है। अगर आप पाठ्यक्रम पर अगर अपना कमांड बनाएं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम जो आपका ये प्रथम चरण का है, द्वितीय चरण है, ठीक है, और तृतीय चरण है। 3 चरण की परीक्षा होगी। 3 चरण की परीक्षा का ज्ञान आप 3 चरणों में परीक्षा पूरी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए प्रथम चरण को क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। जब आप प्रथम चरण को क्वालिफाई कर जाएंगे तो दूसरे चरण में आपका क्या होता है, आशुलिपिक टेस्ट होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। दूसरा भी जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो तीसरा चरण आपका होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल होता है। ये 50 अंक का होता है, 1 घंटा का होता है। ठीक है, और तीनों चरणों की परीक्षा अंकों को जोड़ करके श्रेष्ठता के आधार पर तय किया जाता है। ये बहुत आसान होता है, इसको आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, जो प्रारंभिक चरण है वो क्वालिफाई करना होता है, और दूसरा आपका होता है आशुलिपिक और कंप्यूटर टाइपिंग, ये आपको क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों चरणों को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे शानदार तरीके से, क्योंकि अब इनको क्वालिफाई करना कैसे आसान होगा, आइए देखते हैं।
जो पहले चरण है, पहले चरण में आपको जो आप प्रीलिम्स कहेंगे, ये प्रीलिम्स का है। इसमें 150 अंक का है, 3 घंटे का है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी होगी। ये सामान्य हिंदी जो वस्तुनिष्ठ है ये 50 अंकों की है। उसके बाद फिर सामान्य हिंदी, ठीक है, ये आपका जो सामान्य ज्ञान है ये आपका 50 अंकों का है। जो आपका वस्तुनिष्ठ होगा, सामान्य ज्ञान होगा, जीएस होगा, जिसको आप जीएस कहते हैं। जीएस में आपको अभी हम देखते हैं इसका सिलेबस जो है विस्तृत रूप से देखते हैं। सामान्य ज्ञान आपका 50 अंकों का है। इसके बाद फिर सामान्य हिंदी भी आपकी जो है ये भी 50 अंकों की है। सामान्य हिंदी भी वस्तुनिष्ठ होगी, ये भी 50 अंकों की है। कंप्यूटर का ज्ञान भी आपका 50 अंक है, यानी 50-50 अंकों के कुल 150 अंक होंगे। ठीक है, और 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और ये पोस्ट आपकी लगभग 500 प्लस हो जाएगी। पोस्ट मान करके चलिए 500 से कम नहीं रहेगी, ये 500 प्लस पोस्ट रहेगी, इतना मैं कह रहा हूं, और उसको मान करके चलिए। ठीक है, जब प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको दूसरे चरण की परीक्षा देना होगा, और इन दोनों परीक्षाओं के चरण में कम से कम 3 महीने का अंतर होगा। तो आपके पास 3 महीना ये और 3 महीना 6 महीने का समय है। इस 6 महीने के समय में आप अच्छे से, अगर आप में अंदर जुनून आ जाए तो आप आशुलिपि की तैयारी कर सकते हैं, आशुलेखन की तैयारी कर सकते हैं और टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों के तैयारी के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दूसरे चरण की ये हो गई। तीसरे चरण में आप देखें कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। जुनून, बस इसके लिए आपको एक जुनून की आवश्यकता होगी। अगर जुनून आपने तय कर लिया है तो अब आप आइए देवप्रयागम के साथ, और आपको सफलता को सुनिश्चित कराने में हमारी टीम और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप इसमें जरूर सफल हों। ठीक है, और सफल होकर के आप उत्तर प्रदेश शासन में आप अपन निजी सचिव के रूप में आप बेहतरीन करें। इसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 25 तारीख से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ आपकी क्लासेज भी शुरू हो रही है। तो क्लासेज और टेस्ट सीरीज दोनों प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं मित्रों, प्रथम चरण की परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान होगा, जो 50 अंक का होगा, इसमें शब्द संक्षेप होगी। सब ठीक है, शब्द संक्षेपण आते हैं। शब्द संक्षेप में क्या होता है, जो दिए गए होते हैं, शब्द दिए गए होते हैं, उनको देखा जाता है कि उनकी मीनिंग्स क्या है, संक्षेपण में क्या क्या आते हैं। ठीक है, कई बार आप देखे हैं, अब तो खैर पहले नहीं आया, पहले यहाँ से जुड़े आपके प्रश्न आते जाते थे और परीक्षाओं में पूछे जाते थे, लेकिन कम पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्राचीन पाठ्यक्रम जो पहले का बना हुआ है वही पाठ्यक्रम अभी इसमें भी रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो शब्द संक्षेप होगा। प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक होंगे, पुस्तकों के लेखक, नई और पुरानी दोनों पुस्तकें, उनके लेखक होंगे। इतिहास होगा, तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत होगा, तीनों इतिहास होगा। इसके अलावा फिर आपका होगा इसके अलावा फिर आपका विज्ञान, सामान्य विज्ञान होगा। फिर आपका भूगोल होगा, जिसमें यूपी और भारत, विश्व का भूगोल नहीं है इसमें उत्तर प्रदेश का भूगोल है और भारत का भूगोल है। भारत का संविधान होगा, यानी आपको पॉलिटी। फिर आपका होगा भारत, खेल जगत, स्पोर्ट आपका रहेगा। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक और इमारतें, भारत और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश स्पेशल है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी। और अंकगणित होगा, कक्षा 8 स्तर का अंकगणित का होगा, आपका मैथमेटिक्स होगा, क्लास 8 तक का आपका दशमलव हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। सामान्य हिंदी में आपको 50 अंक का होगा। तो इसमें अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश शीर्षक होंगे। पत्र एवं कार्यालय, विभिन्न पत्रों का आलेखन होगा। मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका प्रयोग होगा। अनेक शब्दों का एक शब्द होगा। वाक्यों का शुद्धिकरण होगा। पर्यायवाची और विलोम होंगे। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में होंगे, कक्षा 10 स्तर के होंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए शानदार है। आप जानते हैं 50 अंकों का है और ये आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ठीक है, फिर आपका होगा कंप्यूटर ज्ञान होगा, सी सेक्शन होगा। इसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन द विंडोज सिस्टम होगा। फिर आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। ठीक है, ये होंगे और इस तरीके से ये आपके पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये तो प्रथम चरण के हो जाएंगे। आपके लिए इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप दूसरे और तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी जो इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, और अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आप फर्जी में नहीं, फर्जी में कि चले फार्म भर दिए हैं एपीएस का, सही में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्म भरिए
और फॉर्म भर के उसी दिन से लग जाइए। एक लक्ष्य बना लीजिए तो लक्ष्य आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। और आप हमारे इस एपीएस की श्रृंखला को के साथ आप जुड़िए। देवप्रयागम डीपीआईएस के यूट्यूब चैनल पर आपको इसके बारे में आप नियमित रूप से सारी जानकारियां इसके और समीक्षा अधिकारी दोनों की एक नियमित क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ जुड़ करके आप देखेंगे कि आपको शानदार तरीके से यहाँ से आपको सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। तो मित्रों आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए, डीपीआईएस से जुड़िए और एपीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। दोनों के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आप सफल होने के लिए आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए, जो प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। प्रत्येक रविवार से टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, साथ ही साथ तब तक चलता रहेगा जब तक आपका ये हो नहीं जाता है। आपके परीक्षा तक के नियमित रूप से चलता रहेगा और साथ ही साथ जीएस के आपको कोर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो दोनों कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप आइए, तत्काल जुड़िए और इस पूरी रणनीति को आप हमारे साथ, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार बने रह करके, जुड़े रह करके आप इसको देखते रहेंगे। हम आपको नियमित रूप से इसकी एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। नियमित रूप से इस श्रृंखला को आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, निःशुल्क मिलता रहेगा। इस निःशुल्क मार्गदर्शन या आपके लिए निःशुल्क मार्गदर्शन होगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सदैव बने रहिए और जुड़े रहिए। आते हैं आप अगली क्लास में, अगली श्रृंखला में आपके साथ फिर से मिलते हैं इसकी रणनीति के साथ, इसकी शानदार रणनीति के साथ।